निठारी कांड। दिल्ली के पास ही बसे नोएडा में एक जगह है निठारी, एक ऐसा एरिया जहां से एक तरफ सेक्टर 31 नोएडा के अमीर लोगों के बंगलोज दिखते हैं और दूसरी तरफ निठारी के अंदर गरीब लोगों की बस्ती। एक ऐसी बस्ती जहां के ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले और हाउस हेल्प्स का काम करते हैं और देश के पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं। 7 मई 2006 की शाम को निठारी की बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उनकी 22 साल की बेटी पायल सुबह से घर नहीं आई थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वो सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में नौकरी के लिए जा रही है, पर जब से वो वहां गई थी उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब काफी देर तक वो घर नहीं आई तो उसके माता पिता बहुत डरने लगे, क्योंकि निठारी में पिछले 2 साल से कई छोटे बच्चे और जवान लोग गायब हो रहे थे। नंदलाल से और नहीं रहा गया और उसने खुद अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले उसने उस रिक्शे वाले को ढूंढा जिसने पायल को D5 तक छोड़ा था। वो रिक्शे वाला D5 का नाम सुनते ही भड़क गया और उसने बताया कि उसने पायल को वहां छोड़ा तो था, पर वो बिना पैसे दिए ही घर के अंदर चली गई। उसे लगा कि वो वापस आकर उसे पैसे देगी, मगर वो वापस आई ही नहीं। जब उसने घंटी बजाई तो उस घर का 36 साल का नौकर सुरिंदर कोली बाहर निकला और उसने कहा कि पायल वहां से चली गई है। जब रिक्शे वाले ने उसकी बात को झूठ कहा तो कोली ने एक ईंट उठाकर उसकी तरफ फेंकी और उसे वहां से भगा दिया। ये सुनकर नंदलाल का शक यकीन में बदल गया। नंदलाल को लग रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने में कोठी नंबर D5 में रहने वाले लोगों का ही हाथ था। बिना देरी किए नंदलाल लोकल पुलिस स्टेशन चला गया, पर पुलिस वालों ने उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि 2004 से निठारी में ऐसे कई केसेस उनके पास रोज आ रहे थे। नंदलाल बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, पर पुलिस ने उसको वहां से ये कहकर भगा दिया कि पायल किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अगले दिन नंदलाल खुद D5 गया। घर के अंदर से घर का मालिक 52 इयर्स यानी 52 साल का मनिंदर सिंह पंडेर बाहर आया, जिसने पायल को पहचानने से ही मना कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो दोनों पूरी रात बस रोते रहे और फिर नंदलाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। उसके पास थोड़े पैसे जमा थे तो उसने एक वकील को हायर करके कोर्ट में अपील की। चीफ मजिस्ट्रेट ने उसका केस देखा और पुलिस को ऑर्डर किया कि वो उसकी FIR दर्ज करें और उस पर तुरंत एक्शन लें। पुलिस ने जब लापता बच्चों के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें यह पता चला कि निठारी के नाले पर 2 पुल के बीच में 100 मीटर के एरिया में ही वो सारे बच्चे और लोग जो लापता हुए हैं आखिरी बार वहीं देखे गए हैं। इन्हीं 2 पुल के बीच में नाले के पास एक वाटर टैंक भी था, जो कुछ गांव वालों के हिसाब से भूतिया था और उनका मानना था कि वहां पर एक भूत है जो बच्चों को मार देता है, इसलिए उस वाटर टैंक के नाले के आसपास कोई नहीं जाता था। पुलिस ने उस 100 मीटर के स्ट्रेच को ब्लैक होल का नाम दे दिया और वो उसकी पेट्रोलिंग करने लगे, लेकिन उनकी पेट्रोलिंग के बावजूद भी वहां से बच्चे गायब होते रहे। पर वहां ऐसा क्या था? क्या सच में वहां कोई भूत था, या ये किसी गैंग या किसी सीरियल किलर का काम था? इस सवाल का जवाब उस वक्त किसी को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो पुलिस ने पायल के फोन को ट्रैकिंग पर लगवाया और मनिंदर सिंह पंडेर को भी इंटेरोगेट किया, पर मनिंदर ने कहा कि वो पायल के गायब होने वाले दिन चंडीगढ़ में था और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, जिसका उसके पास प्रूफ भी था। जब चंडीगढ़ में होने का प्रूफ मनिंदर ने पुलिस को दिया तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिर से एक डेड एंड पर पहुंच गई। कई महीने बीत गए और नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी की याद में तड़पते रहे और निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहे। लेकिन फिर एक दिन 26 दिसंबर 2006 को अचानक ही पायल का फोन स्विच ऑन हुआ और वो ट्रैकिंग रडार पर दिखने लगा। पुलिस ने फौरन उस फोन को ट्रैक किया। वो फोन एक रिक्शे वाले के पास मिला, जिसने बताया कि वो फोन उसने किसी और से खरीदा था, लेकिन उसमें सिम पहले से ही था। पुलिस ने जब सिम की इन्वेस्टिगेशन की तो ये सामने आया कि वो सिम सुरिंदर कोली के नाम पर रजिस्टर्ड था। वही सुरिंदर कोली
जो मनिंदर सिंह पंडेर के घर पर काम करता था। 29 दिसंबर की रात को पुलिस ने सुरिंदर कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को उनके बंगले से अरेस्ट कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर्स शॉक में थे। वो तुरंत निठारी के पास बने उस नाले पर पहुंचे। जब वो उस नाले के अंदर घुसे तो उन्हें वहां जो मिला वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस नाली में कई पॉलिथिन्स थीं जिसमें छोटे बड़े ह्यूमन स्केलेटन्स यानी इंसानी कंकाल थे। एक लड़के का कटा हुआ सर, किसी के शरीर के टुकड़े और ढेर सारे बच्चों के कपड़े चप्पलें थीं जो उन्हीं बच्चों की थीं जो लापता हुए थे। कुल मिला के उस नाले से 19 स्कल्स यानी 19 खोपड़ियां मिली। उन दोनों ने 19 लोगों का मर्डर किया था। पूछताछ में सुरिंदर कोहली ने पुलिस को बताया कि उसी ने पायल को मारा था। सुरिंदर ने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था और उसे मारने के बाद सुरिंदर ने लाश के कई टुकड़े किए और फिर वो उन्हें पकाकर खा गया। सुरिंदर ने यह भी बताया कि उसने ऐसा सभी छोटे बड़े बच्चों के साथ किया था। जब सुरिंदर पर ढेर सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए तो उसने ये भी कबूला कि उसके सपने में एक सफेद बालों वाली साड़ी पहनी हुई एक औरत आती थी जो लोगों को मारने तक उसके साथ ही रहती थी। जब मनिंदर सिंह पंडेर से इन सब के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि वो आधे से ज्यादा टाइम घर के बाहर रहता था और उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। पर सुरिंदर का एक कहना था कि वो पंडेर के कहने पर ही बच्चों और लड़कियों को टॉफी और नौकरी का लालच देकर घर के अंदर लाता था, जिसके बाद पंडेर उनका फायदा उठाता था और सुरिंदर उनको मारकर उनकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर उन्हें पका के खाता था। यह केस इतना भयानक था कि फौरन सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें और भी कई बातें पता चलीं। दोनों पर कई सारे केसेस चले और कई सालों तक चले, जिनके बाद उन दोनों को डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा सुनाई गई। पंडेर के परिवार वालों का अब भी ये कहना है कि वो इनोसेंट है, पर निठारी का कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया और उसे इस चीज का कोई अंदाजा भी नहीं था। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है, मगर एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हो पाई, इस क्राइम का मोटिव। खैर जो भी हो, इससे ज्यादा दरिंदगी भरा केस शायद ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तंदूर कांड। एक क्रिमिनल के दिमाग की लिमिट्स कोई नहीं जानता। क्राइम करने की चाह किस हद तक जा सकती है और इंसान से क्या क्या करवा सकती है, ये पता कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। आज का केस एक ऐसे आदमी का है जिसने ऐसी सारी हदों को पार कर दिया। 2 जुलाई 1995 की रात को कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू और होमगार्ड चंदरपाल अपनी रूटीन नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे। वो लोग जैसे ही अशोका रोड की तरफ मुड़े तभी उन्हें एक बिल्डिंग में से बहुत सारा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों उस बिल्डिंग तक जल्दी से गए। उस बिल्डिंग में एक रेस्टोरेंट था जिसके अंदर से वो धुआं आ रहा था, लेकिन वो रेस्टोरेंट उस समय बंद था। उन्होंने वहां खड़े गार्ड से धुएं की वजह पूछी। तभी रेस्टोरेंट से एक आदमी निकल कर आया और उसने बताया कि रेस्टोरेंट में कुछ वेस्ट जलाया जा रहा है जो कि कुछ देर में जलना खत्म हो जाएगा। ये सुनकर वो दोनों वहां से चले गए और पास की लेन्स में पेट्रोलिंग करने लगे। कुछ दूर जाते ही उन्हें पीछे से एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई, आग लग गई। वो हड़बड़ी में वापस उस रेस्टोरेंट की लेन में पहुंचे और उन्होंने देखा कि आग की लपटें अब रेस्टोरेंट के अंदर से निकलकर बाहर तक आ गई थीं। उन्होंने तुरंत बैकअप बुलाया और फायर डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया। उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की ताकि वो उस आग को बुझा सके, पर उस रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से बंद था। कुंजू और चंदर देरी न करते हुए उस गार्ड की मदद से दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ चले गए, जहां उन्होंने देखा कि 2 आदमी एक तंदूर को हवा देते हुए उसमें पेपर और लकड़ी के पीसेस डाल रहे थे। उनमें से एक वहां का मैनेजर केशव था और दूसरा आदमी वही था जो उन्हें थोड़ी देर पहले बाहर मिला था, जिसका नाम था सुशील शर्मा। चंदरपाल ने वहीं से आवाज लगाकर उन्हें उस आग के बारे में चेतावनी दी, पर सुशील शर्मा ने कहा
कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है और उन दोनों पुलिस वालों के लिए इस वक्त वहां से चले जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि वो कुछ पुराने पार्टी के डॉक्यूमेंट जला रहे हैं। पर कांस्टेबल कुंजू को उस तंदूर से मांस की जलने की बू आ रही थी। उसका शक बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो दोनों रेस्टोरेंट के अंदर गए और सबसे पहले जाकर उन्होंने तंदूर की आग बुझाई। इसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तंदूर के बाहर इंटेस्टाइन्स लटक रहे थे और तंदूर के अंदर एक इंसानी शरीर आधा जला पड़ा था। पानी डालने से उस शरीर की स्किन हड्डियों से अलग हो गई थी, जिसकी वजह से एक बहुत बुरी स्मेल चारों तरफ फैलने लगी थी। इतनी देर में पुलिस की बैकअप टीम भी वहां आ गई। सुशील तब तक वहां से गायब हो चुका था, लेकिन केशव वहीं पर खड़ा था। केशव को इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया गया। अगली सुबह उस इंसानी लाश की बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलने की खबर हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। सुशील फरार हो चुका था। पुलिस केशव को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। पर जब पुलिस ने उससे पूछा कि उसका सुशील के साथ क्या रिश्ता है, तो उसने बताया कि वो रेस्टोरेंट सुशील शर्मा का ही है और उसके केशव पर बहुत एहसान है, इसलिए उसके कहने पर केशव ने यह सब किया था। उसी दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन में आया, जिसने अपना नाम मतलूब करीम बताया और उसने पुलिस से कहा कि वो लाश सुशील की बीवी नैना साहनी की है। धीरे धीरे सुशील शर्मा के सस्पेक्ट होने की न्यूज हर जगह फैल गई। पुलिस हाथ धोकर सुशील की तलाश में लगी हुई थी, पर उन्हें सुशील कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। पर एक दिन अचानक दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि 9 दिन से फरार सुशील ने खुद को बैंगलोर पुलिस को सरेंडर कर दिया है, लेकिन उसने नैना के खून में उसके इन्वॉल्व होने से साफ इनकार कर दिया है। मगर कुंजू और चंदर ने अपनी आंखों से सुशील को क्राइम सीन पर देखा था और उससे बात भी की थी, और उन्हें पता था कि सुशील झूठ बोल रहा है। पुलिस ने सुशील से सच उगलवाने के लिए उसे कई अलग अलग तरीकों से इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन के दौरान सुशील ने फाइनली कन्फेस किया कि उसी ने नैना का मर्डर किया था, जिसके बाद वो पुलिस से बचने के लिए दिल्ली से फरार हो गया था। उसके बाद सुशील ने पुलिस को 2 जुलाई को क्या हुआ था सब सच सच बताया। 2 जुलाई की शाम को सुशील अपने गोल मार्केट के फ्लैट में घुसा ही था, जब उसने अपनी बीवी नैना को हाथ में एक ड्रिंक लिए किसी से फोन पर बात करते हुए देखा। नैना ने उसके अंदर आते ही फोन काट दिया और सुशील के लिए भी एक ड्रिंक बनाकर बेडरूम में चली गई। सुशील ने ड्रिंक पीना शुरू किया, पर जैसे जैसे वो ड्रिंक उस पर अपना असर कर रही थी, वैसे वैसे उसका नैना के ऊपर शक बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसने टेलीफोन पर लास्ट डायल नंबर पर कॉल किया। उस कॉल को मतलूब करीम ने उठाया, जो नैना का एक्स बॉयफ्रेंड था और जिसके साथ नैना के अफेयर होने पर सुशील को पहले से ही शक था। सुशील गुस्से से तिलमिलाता हुआ बेडरूम में घुसकर नैना पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उनकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और सुशील ने एकदम से अपनी ड्रॉर से एक बंदूक निकाली और नैना को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हड़बड़ी में अपने घर से खून साफ किया और डिसाइड किया कि मर्डर के सबूत को मिटाने के लिए वो नैना की लाश को अपने ही रेस्टोरेंट के तंदूर में जला देगा। पर यह केस सिर्फ एक अफेयर के शक की वजह से हुए मर्डर का नहीं था। दरअसल इसकी वजह थी सुशील का डोमिनेटिंग, इनसिक्योर और अब्यूसिव नेचर। नैना और सुशील की शादी को 2 साल हो गए थे, पर फिर भी सुशील उनकी शादी को ऑफिशियल नहीं करना चाहता था। सुशील के इस डिसीजन से नैना बहुत ज्यादा हर्ट थी। सुशील दुनिया के लिए तो एक शरीफ, सोबर पॉलिटिशियन था जो हर हफ्ते छतरपुर मंदिर जाता था, पर वही सुशील हर रात शराब पीकर नैना को मारता था और उसे अपने गोल मार्केट वाले फ्लैट में लॉक करके रखता था। एक रात जब नैना ने सुशील से उसके अब्यूसिव नेचर की वजह से उसको छोड़ने की बात की, तो उसने नैना पर अपनी गन चला दी। उसने जानबूझकर मिस फायर करके नैना को डराने की कोशिश की थी। फिर एक दिन नैना को पता चला कि सुशील का अफेयर भी चल रहा था, जिसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई। वो और भी ज्यादा अकेली और बेबस महसूस करने लगी थी। वो इस रिश्ते से छुटकारा चाहती थी, जिसके लिए उसने मतलूब की हेल्प लेने का डिसाइड किया।
मतलूब, नैना और सुशील एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते थे। वो तीनों पॉलिटिकल पार्टी के यूथ विंग में काम करते थे। कॉलेज डेज में नैना और मतलूब एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वहीं नैना और सुशील बस अच्छे दोस्त थे। नैना और मतलूब एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर क्योंकि नैना एक सिख थी और मतलूब एक मुस्लिम, तो नैना की फैमिली ने उनकी शादी से इनकार कर दिया। फैमिली के प्रेशर में मतलूब ने अपनी ही धर्म की एक लड़की से शादी कर ली, पर नैना और मतलूब ने डिसाइड किया कि वो हमेशा अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। लेकिन नैना मतलूब की शादी के बाद धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिप्रेस होती चली गई। सुशील ने ऐसे डिफिकल्ट समय में नैना का साथ नहीं छोड़ा और वो और नैना एक दूसरे से काफी क्लोज आ गए, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। पर उनकी शादी कुछ हफ्तों तक ही अच्छी रही, जिसके बाद सुशील की सारी सच्चाई नैना के सामने आने लगी। सुशील जब भी नैना को घर में मारता पीटता तो नैना इमोशनल सपोर्ट के लिए मतलूब को कॉल करती। इसी अब्यूसिव शादी से निकलकर जब उसने अकेले ऑस्ट्रेलिया जाकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, तो मतलूब भी उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो गया। 2 जुलाई से कुछ दिन पहले ही नैना ने सुशील को अपना डिसीजन बताया था, जिसको सुनकर सुशील गुस्से से पागल हो गया था और वो मतलूब के इस डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट पर सवाल करने लगा था। फिर 2 जुलाई को जब नैना ने उसके अंदर आते ही एकदम से फोन काट दिया और फोन रिडायल करने पर मतलूब ने जवाब दिया, तो सुशील अपना होश खो बैठा और उसने नैना की जान ले ली। सुशील को जेल हो गई और कोर्ट ने सुशील को डेथ सेंटेंस दिया, लेकिन कई सालों तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशील के जेल में अच्छे कंडक्ट के लिए 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में बदल दिया, जिसके पूरा होने के बाद 22 दिसंबर 2018 को सुशील को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। आपको क्या लगता है, ऐसे क्राइम के लिए 20-25 साल जेल में काटना काफी है या ऐसे क्राइम के लिए डेथ सेंटेंस ही होना चाहिए? न्यू ईयर पार्टी, शॉकिंग मर्डर केस ऑफ जानवी कुकरेजा। 31 दिसंबर 2021 दुनिया नई उम्मीद और जोश के साथ नए साल को वेलकम कर रही थी। मुंबई में रहने वाली 19 साल की जानवी कुकरेजा भी उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि उसी दिन उसके पापा का बर्थडे होता था और उसके कुछ खास फ्रेंड्स ने उसी रात न्यू ईयर की पार्टी भी प्लान कर रखी थी। मगर अगले दिन सुबह 5 बजे, यानी कि न्यू ईयर के पहले दिन 1 जनवरी को जानवी के पापा को एक कॉल आया और अचानक से उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। पार्टी में जानवी के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो उसके पेरेंट्स सोच भी नहीं सकते। 19 साल की जानवी मुंबई के खार इलाके में रहती थी। 31 दिसंबर को उसके पापा का बर्थडे था, इसलिए इस मौके पर जानवी ने घर में ही एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें जानवी के कुछ बचपन के दोस्त और पड़ोसी शामिल हुए थे। इस पार्टी में जानवी के सबसे पुराने और करीबी दोस्त श्री और दिया भी थे। 7 बजे तक केक कटिंग हो गई थी और उसके बाद जानवी और उसके दोस्त अपने एक फ्रेंड की न्यू ईयर पार्टी में चले गए। उनका यश नाम का दोस्त उसी एरिया की सोसाइटी भगवती हाइट्स में रहता था और उसी के घर पर वो न्यू ईयर पार्टी भी थी। पार्टी में कुल 15 लोग आने वाले थे और सभी जानवी के बहुत करीबी दोस्त और पड़ोसी थे। यहाँ तक कि दिया तो जानवी की ही बिल्डिंग में रहती थी। प्लान के अकॉर्डिंग पार्टी 9 बजे स्टार्ट होने वाली थी, मगर किसी रीजन से पार्टी के स्टार्ट होने का टाइम 11 बजे कर दिया गया था। जानवी उसी अकॉर्डिंग अपने दोस्तों के साथ पार्टी में पहुंच गई और एंजॉय करने लगी। वैसे तो पार्टी खत्म होने का वक्त कुछ 1 बजे के करीब था, मगर पार्टी थोड़ा ज्यादा लंबी चल गई और इस वजह से जानवी अपने घर टाइम से वापस नहीं लौटी। जानवी के पापा ने करीब 1:30 बजे जानवी को कॉल भी किया, मगर उस वक्त उसका फोन बिजी आ रहा था। इसके बाद उन्होंने 2:30 बजे और फिर 3 बजे भी जानवी को कॉल किया, मगर तब जानवी ने फोन ही नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्तों के साथ थी, जिन्हें जानवी के पेरेंट्स भी अच्छे से जानते थे। इसलिए फोन ना उठाने पर जानवी के पापा ने ज्यादा टेंशन नहीं ली और उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जानवी लेट होने की वजह से वहीं सो गई होगी। मगर सुबह के 5 बजे जानवी के पापा प्रकाश कुकरेजा के फोन की घंटी बजी। फोन पर एक आदमी ने प्रकाश को बताया कि उनकी बेटी जानवी का एक्सीडेंट हो गया था और वो तुरंत हॉस्पिटल आ जाएं। इस कॉल के ठीक 1 मिनट बाद ही दिया के पिता समीर का कॉल आया। उन्होंने भी प्रकाश को यही बताया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें तुरंत खार पुलिस स्टेशन पहुंचना है। मगर हैरानी वाली बात ये थी
कि समीर ने कहा कि दिया हिंदुजा हॉस्पिटल में थी और जानवी एक दूसरे हॉस्पिटल, बाबा हॉस्पिटल में थी। अगर बच्चे साथ में ही थे तो आखिर दोनों लड़कियां अलग अलग हॉस्पिटल में क्यों थीं? और समीर प्रकाश को हॉस्पिटल की जगह पुलिस स्टेशन क्यों बुला रहा था? यही सब सवाल मन में लिए प्रकाश खार पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां उसे जो खबर मिली उसे जानकर प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रकाश को बताया गया कि उनकी इकलौती बेटी जानवी की डेथ हो गई है। वो भगवती हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर पर डेड पाई गई थी। ये खबर मिलते ही जानवी के पेरेंट्स तुरंत हॉस्पिटल भागे, जहां उन्हें जानवी की लाश मिली। जानवी के पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी उसके पेरेंट्स को सौंप दी गई। जानवी के पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हादसा कैसे हो गया था। और तो और जानवी की मां को सबसे अजीब बात यह लगी कि पार्टी में सभी जानवी के बचपन के दोस्त और पड़ोसी थे, तो आखिर उसकी डेथ के बाद किसी ने भी उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? इससे यही समझ आया कि जानवी की मौत में किसी और का हाथ तो जरूर था। पुलिस ने भी इस केस की एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने पार्टी में प्रेजेंट सभी से पूछताछ शुरू कर दी। तब पुलिस को पता चला कि श्री, जानवी और दिया पार्टी में सबसे अलग बैठे हुए थे। कुछ देर बाद किसी कारण से जानवी वहां से उठकर चली गई। जब वो वापस लौटी तो तब उसने देखा कि श्री अब दिया के साथ फिजिकली मेकआउट कर रहा था। ये देखकर जानवी का दिल बुरी तरह टूट गया और वो बस रोने लगी और श्री और दिया से लड़ाई करने लगी। जानवी के दोस्तों के अकॉर्डिंग श्री जानवी का बॉयफ्रेंड था, मगर जानवी की मां इस बात से बिल्कुल इनकार करती थी। उन्होंने कहा था कि जानवी अपनी हर बात उनसे शेयर करती है और जानवी का बॉयफ्रेंड श्री नहीं बल्कि कोई और था, जिसके बारे में जानवी अपनी मां को बहुत जल्द बताने वाली थी। पार्टी में ही एक दो लोगों ने यह भी कहा कि जानवी किसी के आने का वेट कर रही थी, मगर फिर वो श्री के साथ बिजी हो गई। बहस होने के बाद जानवी साइड में जाकर किसी को फोन करके रोने लगी थी। पुलिस अब ये जानना चाहती थी कि आखिर इतनी रात में जानवी ने किसे कॉल किया था। कॉल रिकॉर्ड चेक करने पर उन्हें पता लगा कि जानवी अपनी दोस्त पर्णिका से बात कर रही थी। उसने पर्णिका को सब बताया और वो बार बार यही कह रही थी कि वो दोस्त के तौर पर श्री और दिया दोनों को ही खोना नहीं चाहती थी। इतनी सी बात करके जानवी ने फोन काट दिया और वो पार्टी से कहीं गायब हो गई। करीब 2:20 पर कुछ लोग पार्टी से निकलकर वापस अपने घर जा रहे थे। तब उन्होंने जानवी को ग्राउंड फ्लोर पर मरा हुआ पाया। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और जानवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि जानवी के साथ मारपीट की गई थी। उसके स्कल, रिब्स और हाथों की हड्डियां टूटी हुई थीं, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को बिल्डिंग के हर फ्लोर पर जानवी के और किसी और के अननोन फिंगरप्रिंट्स, ब्लड और बिलोंगिंग्स मिले थे। पुलिस ने तुरंत सस्पेक्ट मानकर श्री और दिया को अरेस्ट कर लिया। जब उनके घर की तलाशी ली गई तो श्री के पास से पार्टी वाले दिन की शर्ट बरामद हुई, जिस पर जानवी का खून लगा था। इसे एविडेंस मानकर पुलिस ने कोर्ट में श्री और दिया के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस के अकॉर्डिंग श्री, दिया और जानवी में खूब झगड़ा हुआ था और 5th फ्लोर पर आते आते तो उनमें हाथापाई की नौबत आ गई थी। तभी श्री और दिया ने जानवी को मारना शुरू कर दिया था और 2nd फ्लोर पर लाकर उसे ग्राउंड फ्लोर पर धक्का दे दिया था। दूसरी तरफ श्री और दिया इन सभी एक्विजिशंस को आज तक डिनाई करते हैं। उनके अकॉर्डिंग जानवी का बॉयफ्रेंड कोई और था और वो पार्टी में उसी वक्त उसी का वेट कर रही थी, मगर जब वो नहीं आया तो जानवी नाराज होकर पार्टी छोड़कर चली गई थी। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि जानवी के खून के ट्रेसेस हर फ्लोर पर पाए गए थे, यानी उसके साथ हर फ्लोर पर मारपीट हुई थी। मगर इस चीज का उस पार्टी में मौजूद 15 लोगों में से ना कोई आई विटनेस था और ना ही किसी ने कोई आवाज सुनी थी। यहाँ तक कि सीसीटीवी में भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। क्या सच में श्री और दिया ने जानवी को मारा है, या फिर ये काम उस मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड का है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता? और क्यों पार्टी में मौजूद उन 15 लोगों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा? आपको क्या लगता है इस केस की क्या सच्चाई है? अगर आपको हमारी क्राइम स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।